आंकड़े फरेबी होते हैं, इस पर विश्वास स्वविवेक से करना चाहिए। हालांकि वह अलग बात है कि सरकारी आंकड़ों को हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन जब वही आंकड़े चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल होने लग जाते हैं तो सवाल कठिन और पड़ताल जरूरी हो जाता है। नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आंकड़ों पर बात हो रही है और जैसा मैंने बताया कि आंकड़े फरेबी होते हैं और उस पर आंख मूंद कर विश्वास कम ही करना चाहिए। मैं यह क्यों और किन आधारों पर कह रहा हूं और मेरा ऐसा कहने के पीछे धरातल क्या है, चलिए बताते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल सही है। किसी शहर में कुछ युवाओं ने मिलकर एक एनजीओ बनाई। उद्देश्य समाज सेवा, जैसा कि हर एनजीओ का होता है। एनजीओ बन गया तो उसको पहचान भी मिलनी चाहिए। पहचान दिलाने के लिए अच्छे अच्छे काम करने होते हैं और उन कामों को अखबार और मीडिया में छपवाना भी होता है। हालांकि गठन के दौरान किसी भी एनजीओ का उद्देश्य पवित्र ही होता है, लेकिन समय के साथ और महत्वाकांक्षाओं के चलते धीरे धीरे वह पवित्र उद्देश्य पतित होने लगता है। फिर आखिर में उद्देश्य खत्म हो जाता है और रह जाता है तो सिर्फ इवेंट। इवेंट इसलिए क्योंकि वह आपके पूर्व के कार्यों को रिकॉल करता है। रिकॉल जरूरी है, इसी पर आपकी वैल्यू है और मार्केट में कीमत है। यह जो आंकड़ों की कहानी है वह एक इवेंट की कहानी है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, समाज सेवियों के खबरों से बाकायदा वास्ता भी होगा आपका। आपने कभी गौर किया है कि अखबार लिखता है कि शहर के फलाने एनजीओ ने शहर में काफी बदलाव का काम किया है, लेकिन जब आप धरातल पर पड़ताल करते हैं तो आपको काम कम और दावे ज्यादा नजर आते हैं। यह सारे दावे और सारे काम दरअसल प्रचार में ही होता है, हकीकत में उसका कोई धरातल नहीं होता। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाज को बदलने में गैर सरकारी संगठनों का काफी योगदान होता है। सरकारें जहां हाथ खड़ी कर देती हैं वहां यही संगठन विकास की कड़ी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन सिर्फ वही काम करते हैं जो शुरू से पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे होते हैं। मैं ऐसे ढेरों नामों से परिचित हूं जिनकी भावना और उद्देश्य महज सेवा ही है। तो बात इवेंट और आंकड़ों को लेकर हो रही थी। यहाँ आपको बता दें कि अपना विज्ञप्तियों से पुराना नाता है और जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा, पात्र काल्पनिक हो सकते हैं लेकिन कहानी बिल्कुल असली है। तो चलिए इस कहानी को वास्तविक आधार देने के लिए मैं द लोकतंत्र के पात्रों को काल्पनिक रूप में जोड़ता हूँ। आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और कहानी का प्लॉट भी आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। पात्र के तौर पर मैं खुद को और हमारे नोएडा के साथी नीतीश जी को लेता हूं। कल्पना कीजिए, नीतीश जी जो बिहार में एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने एक पर्यावरण पर इवेंट प्लान किया। उन्होंने बताया कि सुदीप्त जी, क्यों न हम पर्यावरण के मुद्दे पर काम करते हैं। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमारी पीढ़ियां संसाधनों के अभाव में मर जाएंगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? हमें अपने दायित्वों को समझते हुए अपने न सही, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी की भविष्य के खातिर आज इस विषय पर गंभीरता से काम करना ही होगा। मैंने कहा, नीतीश जी, आपका उद्देश्य तो काफी अच्छा है और यह समसामयिक विषय भी है। जो सहयोग चाहिए होगा बेझिझक कहिएगा। इनफैक्ट मैं भी आपकी इस मुहिम में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता हूँ। खैर, मुहिम शुरू हुई और धड़ाधड़ पौधे बांटे जाने लगे। मुहिम की शुरुआत निजी खर्चे पे हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समाज का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया था। अखबारों में नीतीश जी की फोटो आने लगी और मेरा भी नाम सैकड़ों बार छपा। लोग पहचानने लगे। इससे अतिरिक्त जिंदगी में आपको क्या चाहिए होता है? खैर, एक दिन नीतीश जी ने कहा कि सुदीप जी, हम पूरे बिहार में करीब 15 लाख पौधे लगाएंगे। मैंने कहा, इसमें तो बहुत खर्च आएगा और काफी समय भी लगेगा। नीतीश जी ने कहा कि इसकी चिंता आप मत करिए, सब हो जाएगा। आप बस विज्ञप्ति लिख दीजिए कि फलाने संस्था बिहार को 15 लाख पौधों से हरा भरा बनाएगी। 15 लाख सुनकर वैसे ही मैं टची हो जाता हूँ। खैर, विज्ञप्ति लिखी गई, अखबारों को भेजी भी गई। डेस्क रिपोर्टरों ने 15 लाख पौधे पढ़कर तवज्जो भी दिया और दूसरे दिन बड़े बड़े कॉलम में अखबार में फोटो के साथ खबर भी आ गई। वो क्या है, ऐसी खबर जल्दी बन जाती है। सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाना मीडिया की जिम्मेदारी जो है।
लेकिन अब तक काफी समय इस क्षेत्र से जुड़े होने के वजह से मैं अपने अनुभवों से यह एहसास करता हूं कि अखबार कर्मियों को भविष्य काल वाली खबरों को कम तवज्जो देनी चाहिए। यह जो संकल्पों वाली खबरें हैं ना, उनका धरातल नहीं होता। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि संकल्प पूरे हों, लेकिन उसका दस्तावेजीकरण हो जाता है, जिसका गलत फायदा यह कथित संगठन उठाते हैं। खैर, एक वह दिन है और एक आज का दिन। 15 लाख पौधे तो छोड़िए, अब उसकी बात भी नहीं होती। आंकड़ों का फरेब कह लीजिए या कालाबाजारी, दरअसल हर जगह यही होता आया है। बड़े बड़े आंकड़ों को सुनकर हमारी आंखें चुधिया जाती है और हमें लगता है कि बस अब सब सही हो जाएगा। इन संगठनों की तरह सरकार के गुड वर्क भी सिर्फ कागजों और आंकड़ों में ही है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं दिखता। हाँ, एक चीज जरूर दिखाई देती है, वह है गरीबी और बेबसी। कोरोना काल में हम सब ने इसको करीब से देखा और महसूस भी किया। खैर, आंकड़ों पर लौटते हैं। कुछ आंकड़े भले ही फील गुड कराते हो, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में लगातार बढ़ते आंकड़े अब डरा रहे हैं। रोजाना 10,000 के हिसाब से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश की रैंकिंग टॉप 5 के क्लब में शामिल हो गई है। यह हमारी उपलब्धि नहीं है जिस पर हम गर्व करें। लेकिन बजाय इन आंकड़ों के डरने के, कल बिहार संवाद रैली में अमित शाह जी को सुन रहा था। उनके आंकड़ों के अनुसार सरकार कोरोना से न सिर्फ बेहतर ढंग से लड़ रही है, बल्कि उसे हराने की तरफ तेजी से बढ़ भी रही है। सरकार के कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि धीरे धीरे देश अनलॉक के दूसरे चरण में आ गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि दिल्ली मुंबई का हाल बेहाल है। अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा। मुझे हैरानी होती है कि भाजपा सरकार कोरोना से लड़ने में गंभीरता दिखाने की बजाय बिहार में चुनाव लड़के वहां भाजपा की सरकार बनाने के प्रति ज्यादा गंभीर क्यों हो गई है। ठीक है, जनसंपर्क आपकी परंपरा रही है और आपने उसे जारी रखा, लेकिन बिहार में इतने तामझाम के साथ उतरने को हम किस नजरिए से देखें, जबकि आप इस बात से इनकार करते हैं कि इसे सियासी मायनों में न तौला जाए। आपके अनुसार बिहार को आपने लालटेन युग से निकालकर एलईडी के युग में प्रवेश करा दिया, लेकिन आज वही बिहार है जो आपके 15 साल के शासन के बावजूद अस्पतालों के बाहर एक अदद एम्बुलेंस के लिए लवारिस लाश की तरह पड़ी नजर आती है। वही बिहार है जहां रोजगार के लिए युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वही बिहार है जिसकी बेबसी की कहानी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आम थी। जो आप आंकड़े गिना रहे हैं और बता रहे हैं, वह द लोकतंत्र के साथी नोएडा वाले उसी नीतीश कुमार की तरह है, उनके एनजीओ की तरह है, जिसकी कहानी शुरुआत में मैंने आपको सुनाई थी। आपके दस्तावेजों में आंकड़े तो हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं है। कुल मिलाकर आंकड़ों का हवाला आप न ही दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आंकड़ों का क्या है, वह तो फरेबी है, फैब्रिकेटेड है और गढ़ी गई है। खैर, आज यहीं तक। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपसे संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब बताइए। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, एक तरफा संवाद में विश्वास नहीं करते। बाकी द लोकतंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।